आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लाया हूँ। आज एमपीपीएससी मेंस 2019 का पेपर नंबर 3 का पार्ट सेकंड सॉल्व करवाने वाला हूँ। इसके पहले पार्ट फर्स्ट और एमपीपीएससी मेंस 2019 का पेपर फर्स्ट और सेकंड मैं सॉल्व करवा चुका हूँ। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं दोस्तों पार्ट सेकेंड। अब पार्ट सेकेंड जो खंड बा है, इसका पहला क्वेश्चन है हमारा। पहले क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 15 क्वेश्चन ही आपको करना अनिवार्य है और जो शब्द सीमा है 15 से 20 शब्द हैं। अब देखिए, पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत के किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य बताना है दोस्तों। अब देखिए, इसका सही आंसर है बिहार राज्य। कौन सा राज्य सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य? हमारा बिहार है और 63.80% साक्षरता दर है वहाँ की। ये इसका आंसर होगा दोस्तों पहला क्वेश्चन का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, जीडीआर से क्या अभिप्राय है? जीडीआर से क्या अभिप्राय है? तो जीडीआर का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट। यहाँ एक ऐसा प्रपत्र होता है जो इंडिया से बाहर ओवरसीज डिपोजिटरी बैंक के द्वारा अनिवासी निवेशकों को जारी किया जाता है। मतलब जो भारत से बाहर अनिवासी निवेशक हैं उनको जारी किया जाता है, उनको जारी किया जाने वाला एक पत्र है जो भारत में निवेश करना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य से क्या समझते हैं आप? क्या है अगला क्वेश्चन हमारा, न्यूनतम समर्थन मूल्य से क्या समझते हैं? तो भैया, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य से आशय कृषि उत्पादों में किसानों की लागत पर, जैसे मान लीजिए किसानों की लागत पर न्यूनतम जो उनकी फसल है उसका न्यूनतम मूल्य डिसाइड करना न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है। जैसे किसानों ने गेहूं उत्पादन करने में, समझना एक उदाहरण है कि 100 रुपये उनको लागत आई है, तो उसका कम से कम उसे एक निश्चित अमाउंट लाभ के रूप में मिल जाए। जैसे उसकी जो फसल है उसका 110 रुपये का प्राइस मिल जाए। मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब कृषकों की लागतों में से जो उत्पादन मूल्य, जो लागत मूल्य वो घटाने के बाद उन्हें कुछ अतिरिक्त मूल्य मिले, उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है और उससे कम प्राइस पर फसल ना बेची जाए। इसके बाद देखिए अगला जो है हमारा, भारत की राष्ट्रीय आय में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का सबसे अधिक हिस्सा है? भैया, जीडीपी में सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र की आय है उसका नाम बताना है। तो वो है आपका सेवा क्षेत्र। कौन से क्षेत्र की सबसे ज़्यादा आय है हमारे जीडीपी में? तो सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है। सेवा क्षेत्र मतलब तृतीय क्षेत्र, 58% लगभग योगदान है इसका। ठीक है, सेवा क्षेत्र का भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है? तो 58% है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अवमूल्यन से आप क्या समझते हैं? अवमूल्यन से आप क्या समझते हैं? अवमूल्यन से आशय जब एक देश या एक सरकार अपने देश की मुद्रा का मूल्य जानबूझकर अन्य देशों की मुद्राओं से कम करती है तो उसे अवमूल्यन कहते हैं। इससे फ़ायदा होता है कि विदेशी निवेशक उस देश में आकर्षित होते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ट्रिप्स क्या है? तो भैया, ट्रिप्स का क्वेश्चन पीएससी में हर बार आता ही आता है, लगभग एक आध साल छोड़ के। तो भैया, ट्रिप्स क्या है? देखिए, इसके पहले जो क्वेश्चन आया था 15 नंबर में आया था, इसके बाद 6 नंबर में आया, अब 3 नंबर में आया। तो स्वाभाविक है अगली बार जो क्वेश्चन आएगा वो 15 नंबर में बराबर आएगा ट्रिप्स के ऊपर। तो देखिए, ट्रिप्स क्या है? तो ट्रिप्स का फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड असेट्स ऑफ एक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, अब देखिए ये एक समझौता, एक संधि है जिसमें बौद्धिक संपत्ति के अधिकारों के लिए न्यूनतम मानकों को तय किया गया है। इसे 1994 में तय किया गया था। अब इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय आय को मापने की कितनी विधियां हैं? क्या है क्वेश्चन दोस्तों अगला हमारा, राष्ट्रीय आय को मापने की कितनी विधियां हैं? तो भैया 3 विधियां हैं। उत्पाद विधि, कौन सी है? पहली विधि उत्पाद विधि, फिर इसके बाद है व्यय विधि, ठीक है, इसके बाद है आपकी आय विधि। तो ये 3 विधि है किसी भी देश की राष्ट्रीय आय आपने मापने के लिए, उत्पाद विधि, व्यय विधि और आय विधि। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब देखिए सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? तो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की बात कर रहे हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद मतलब एक वित्तीय वर्ष में एक देश के नागरिकों के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में एक निश्चित सीमा के अंदर या एक देश के अंदर उत्पादित संपूर्ण आय या संपूर्ण उत्पाद की गणना हम किस में करेंगे भैया?
सकल घरेलू उत्पाद में। तो सकल घरेलू उत्पाद मतलब क्या, एक देश के अंदर या एक निश्चित समय अवधि के अंदर या एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की सीमा के अंदर उत्पादित संपूर्ण आय की गणना किसमें की जाती है, जीडीपी में। इसमें विदेशी नागरिक जो उस देश में रह रहे हैं उनकी आय भी काउंट की जाएगी या उनके उत्पाद को भी शामिल किया जाता है। उस देश की सीमा के अंदर सभी लोग आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला है स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम क्या है। तो भैया स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम 2015 में प्रारंभ किया था मोदी जी ने। इस कार्यक्रम में जो नए उद्योग मतलब जो नए निवेशक हैं, मतलब जो नए भारत के उद्योगपति बनने वाले हैं या जो नए निवेशक हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना ताकि वो अपना स्टार्टअप स्थापित कर सके, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है। प्रच्छन्न बेरोजगारी वो बेरोजगारी होती है या इसे अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं, जो दिखाई नहीं देती। जैसे मान लीजिए प्रच्छन्न बेरोजगारी एक अदृश्य बेरोजगारी है, ठीक है, जो दिखाई नहीं देती है। जैसे मान लीजिए किसी संस्था में काम करने वाले 10 व्यक्तियों की आवश्यकता है, अब उस संस्था में जो काम है वो 2 व्यक्तियों का ही है आज, जबकि 8 व्यक्ति भी उसी काम को करने में लगे हुए हैं। तो ये किस प्रकार की बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। और प्रच्छन्न बेरोजगारी भारत में सबसे अच्छा उदाहरण है कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है। मतलब जितने व्यक्ति की आवश्यकता है उससे अधिक व्यक्ति उस काम को करें तो उसे कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, मतलब जो दिखाई ना दे, अदृश्य बेरोजगारी। अगला प्रश्न दोस्तों, सुरक्षित भंडार बफर स्टॉक क्या है। भैया किसी वस्तु का स्टोर करना सुरक्षित रूप से, उत्पादन ज़्यादा हुआ है तो उसे क्या कहेंगे, बफर स्टॉक। या आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए किसी वस्तु का स्टॉक किया जाना बफर स्टॉक कहलाता है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा पूंजी उत्पादित अनुपात से क्या आशय। पूंजी उत्पादित अनुपात से क्या आशय। अब देखिए पूंजी उत्पादित किसी वस्तु के उत्पादन में कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी, ये पूंजी उत्पादित अनुपात होता है। मतलब किसी वस्तु के उत्पादन करने के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी उसे बोलते हैं पूंजी उत्पाद अनुपात कहते हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा सापेक्षित गरीबी क्या होती है। तो इससे आशय होता है दोस्तों इससे यहाँ पता चलता है कि भैया उच्च आय और निम्न आय के बीच में कितनी गैप है। मतलब विभिन्न आय वालों लोगों के बीच में कितनी विषमताएं, इससे ये पता चलता है सापेक्षित गरीबी। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। देखिए अगला प्रश्न है हमारा उदित योजना क्या है। उदिता योजना क्या है। उदिता योजना भैया ये किशोरियों के लिए चलाई गई है, जो मासिक धर्म से संबंधित योजना है स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए। किशोरियों के मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई है। स्वास्थ्य और पोषण आहार के लिए इसमें क्रियाकलाप तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पर स्थित है। इसका सही आंसर है दोस्तों पुणे में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, पुणे महाराष्ट्र में। अब देखिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में लिखना है आपको। अब भैया यहाँ पे 12 प्रश्न मिलते हैं जिसमें से कोई 10 करना है, कोई से भी 10 कर सकते हैं आप। देखिए पहला प्रश्न है हमारा आत्मनिर्भर भारत के प्रमुख स्तंभ बताइए आप, है ना। तो आत्मनिर्भर भारत के स्तंभ पूछे गए हैं। तो आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ है दोस्तों। कितने स्तंभ है, 5 स्तंभ है। देखिए कौन कौन से 5 स्तंभ है इसमें। तो पहला स्तंभ है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में मांग मतलब गतिशीलता बनी रहना आवश्यक है। पहला स्तंभ क्या है इसका, अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था में गतिशीलता बनी रहना आवश्यक है दोस्तों। इसके बाद सेकंड है हमारा प्रौद्योगिकी। क्या है सेकंड स्तंभ, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी में नए नए इन्वेस्टमेंट मतलब नया नया अनुसंधान बहुत आवश्यक है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। अगर टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तभी भारत आत्मनिर्भर बन पाएगा। फिर इसके बाद देखिए गतिशील जनसांख्यिकी। तो जनसांख्यिकी भी कैसी होना चाहिए, हमारी गतिशील होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या है अगला जो संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तभी तो हमारा देश आत्मनिर्भर बन पाएगा, क्योंकि तभी विदेशी निवेशक और देश के उद्योगपति उस क्षेत्र में जाकर निवेश कर पाएंगे। इसके बाद देखिए मांग, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, मांग। किसी भी उद्योग के लिए वहाँ पर मांग नहीं होगी तो वहाँ पर कोई उद्योग स्थापित नहीं होगा। तो मांग का होना आवश्यक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में लगातार मांग बनी रहेगी दोस्तों। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा मध्य प्रदेश के विनिर्माण क्षेत्र के विकास में आधारभूत ढांचे की कमी के कारणों का उल्लेख करना है आपको। भैया भारत में विनिर्माण क्षेत्र
विकसित नहीं हुआ, इसके कारण बताना है। तो इसका पहला कारण तो ये है कि भैया यहाँ पे संसाधन, प्राकृतिक संसाधन तो पर्याप्त है मध्य प्रदेश में, परंतु जो इनका विकास नहीं हो पाया, विनिर्माण क्षेत्र डेवलप नहीं हो पाया, इसके क्या क्या कारण है। तो देखिए सबसे पहला जो कारण है हमारा, मध्य प्रदेश में संरचना ठीक से बनी नहीं हुई, मतलब यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं अवेलेबल नहीं है, जैसे सड़क, पानी, बिजली, ठीक है। इसके बाद जो अगली समस्या है परिवहन, ठीक है, बिजली, बिजली यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश के विनिर्माण क्षेत्र के विकास में आधारभूत ढांचे की कमी के कारणों का उल्लेख करना है। भैया मध्य प्रदेश में विनिर्माण क्षेत्र विकसित नहीं होने के कारण क्या क्या है। तो पहला कारण तो है भैया यहाँ पर आधारभूत संरचना का डेवलप ना होना, मतलब बिजली, पानी, ठीक है, यहाँ पे बिजली, परिवहन, सड़क ये ठीक से उचित अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर आधा विनिर्माण क्षेत्र डेवलप नहीं हुआ। फिर सेकेंड है पूंजी की समस्या। क्या है सेकेंड हमारी, पूंजी की समस्या कि मध्य प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में पूंजी नहीं है। इसके बाद सरकारों ने कोई ठोस नीति नहीं बनाई है निवेशकों को आकर्षित करने के लिए। इसके बाद देखिए कुशल श्रमिक नहीं है यहाँ पर मध्य प्रदेश में, श्रमिक तो बहुत है परंतु कुशल श्रम नहीं है मध्य प्रदेश में, ठीक है, जो किसी विशेष कुशल के क्षेत्र में हो और जिससे उद्योगपति यहाँ पर आकर्षित हो। इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश में पानी की सबसे ज़्यादा समस्या है, ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश में वर्षा एक निश्चित मात्रा या मानसून का कोई निश्चित नहीं होता है, कभी बारिश ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। इस कारण से मध्य प्रदेश में विनिर्माण क्षेत्र विकसित में कमी है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वैश्वीकरण में भारतीय अर्थव्यवस्था को संपोषण में वृद्धि हुई है, इस पर विचार लिखना है दोस्तों। तो देखिए वैश्वीकरण में भारत में अर्थव्यवस्था में संपोषिता में वृद्धि क्या क्या हुई। तो भैया वैश्वीकरण के कारण भारत में नए नए रोजगार बने, ठीक है, एलपीजी को अपनाने से, फिर नए नए उद्योग स्थापित हुए, ठीक है, भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हुआ, ठीक है, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार हुआ, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट इसमें लिख सकते हैं आप। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय आय लेखांकन का महत्व बताइए। तो भैया राष्ट्रीय आय लेखांकन से आशय है किसी भी देश में जो आय उत्पादित की जा रही है उसका लेखांकन, किसी भी देश के द्वारा जो राष्ट्रीय आय है मतलब जो लेखांकन होता है उसी के आधार पर भविष्य की नीतियाँ बनाई जाती है किसी भी देश में, ठीक है। अगर उस देश में राष्ट्रीय आय का लेखांकन नहीं है तो वो देश अपनी अच्छी मजबूत नीतियाँ नहीं बना पाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत में गरीबी के मापने के लिए तेंदुलकर समिति की प्रविधि और रंगराजन समिति से कैसे भिन्न है भैया। तो अब देखिए तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति ने जो रिपोर्ट पेश की वो दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो देखिए सबसे पहले हम तेंदुलकर समिति की बात करते हैं। तो तेंदुलकर समिति ने भैया भारत में जो गरीबी बताई है वो 21.9% बताई है, ठीक है, कितने प्रतिशत बताई है, 21.9%। और इस समिति ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें बोला है कि अगर शहरी क्षेत्र में कोई व्यक्ति 1000 रुपये से अधिक खर्च करता है मासिक और ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपये से अधिक खर्च करता है तो वहाँ गरीब नहीं होगा, इससे कम पैसा खर्च करने वाला व्यक्ति ही गरीब होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, और इस समिति ने आगे बताया कि अगर शहरी क्षेत्र में कोई व्यक्ति 33 रुपये कमाता है और ग्रामीण क्षेत्र में 27 रुपये प्रतिदिन कमाता है तो वहाँ गरीब नहीं होगा। अब देखिए रंगराजन समिति की रिपोर्ट की बात करते हैं। तो रंगराजन समिति ने भारत में जो बताया है कि भारत में जो गरीबी है 29.5% है, और इसने बताया कि 47 रुपये प्रतिदिन खर्च करने वाला व्यक्ति क्या होगा, गरीब नहीं होगा शहरी क्षेत्रों में। और इसने बताया ग्रामीण में 32 रुपये प्रतिदिन खर्च करने वाला व्यक्ति गरीब नहीं होगा। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण में मूल्यांकन करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों पर ऋण के प्रभाव बताइए। भैया सेवा क्षेत्र विकसित हो रहा है और जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण बढ़ रहा है, इसके बारे में आपको विवेचना करना। तो सेवा क्षेत्र भैया वर्तमान में अगर हम बात करें तो सेवा क्षेत्र जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था का योगदान देश की अर्थव्यवस्था में कम होता जा रहा है। अब सेवा क्षेत्र 51% योगदान दे रहा है और जो ग्रामीण क्षेत्र मतलब प्राथमिक क्षेत्र है वो आपका 13% के आसपास, ओवरऑल अगर बात करें तो 14% के आसपास योगदान हो रहा है। दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है। अब देखिए जो सेवा क्षेत्र है तो ज़्यादातर लोग कृषि क्षेत्र को छोड़कर सेवा क्षेत्र में जाना पसंद करते हैं। आज हम बात करें तो ज़्यादातर लोग कृषि करना पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि कृषि एक घाटे का सौदा है,
क्योंकि वर्षा के ऊपर निर्भर है मध्य प्रदेश की कृषि, मध्य प्रदेश की कृषि भी और भारत की कृषि, ठीक है। जिसके कारण लोग क्या कर रहे हैं कि कृषि से मुंह मोड़कर किस क्षेत्र में जाना पसंद कर रहे हैं, तो कृषि से मुंह मोड़कर वो लोग सेवा क्षेत्र में जाना जा रहे हैं। और जो लोग सेवा क्षेत्र में चले गए वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उससे ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, ब्याज पे पैसा वगैरह लेते हैं, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणग्रस्तता बढ़ती जा रही है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में मौद्रिक प्रसारण प्रभावी क्यों नहीं है, मूल्यांकन कीजिए। क्या क्वेश्चन हमारा, भारत में मौद्रिक प्रसारण प्रभावी क्यों नहीं है, मूल्यांकन कीजिए। अब देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा भारत में मौद्रिक प्रसारण प्रभावी क्यों नहीं है। अब देखिए मौद्रिक प्रसारण से आशय क्या होता है कि भैया केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति बनाता है और जिसका प्रभाव देश के सभी बैंकों पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अब भारत में ये सफल नहीं होने का इसका कारण ये है, तो पहला कारण तो ये कि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। क्या है, भारत की ज़्यादातर जनसंख्या लगभग आज भी 70 से 65-70% जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ी हुई है, ठीक है। और कृषि व्यवसाय में पूरा कामकाज कैश में चलता है, बैंकिंग के द्वारा होता तो बराबर मौद्रिक नीति से प्रभावित होता है। इसके बाद अगला जो है हमारा, देश के अधिकांश लोग बैंकिंग सेवा से नहीं जुड़े हैं, ठीक है। देश के कई लोगों के पास आज भी खाते नहीं हैं, जिससे भी हमारी मौद्रिक प्रसारण नीति प्रभावित होती है। इसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न है हमारा 2.8, विशेष आर्थिक क्षेत्र औद्योगिक विकास विनिर्माण हेतु इंजन है, समझाना है आपको ये। तो भैया स्पेशल इकोनॉमी जोन जो होते हैं वहाँ पर सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं, जिसके कारण वहाँ पर सभी प्रकार के उद्योग डेवलपमेंट होते हैं। जैसे स्पेशल इकोनॉमी जोन में सरकार की ओर से विशेष रियायतें दी जाती है उद्योग डालने के लिए, भूमि वगैरह सस्ते दामों पर उपलब्ध करवाई जाती है, पानी मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल होता है, डेवलप होता है, जैसे सड़क हो गया, परिवहन हो गया, बिजली हो गई, यातायात के सभी साधन अवेलेबल होते हैं। इसके बाद कच्चा माल आसानी से अवेलेबल हो जाता है उन क्षेत्रों में, और जो परिश्रम होता है कुशल परिश्रम मिलता है, जिसके कारण स्पेशल इकोनॉमी क्षेत्र को हम निर्यात हेतु एक इंजन होता है, ठीक है। विनिर्माण जो स्पेशल इकोनॉमी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर अत्यधिक निर्माण कार्य के लिए इकाई स्थापित होती है और वो एक अर्थव्यवस्था का इंजन होता है, निर्यात का एक इंजन होता है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, मध्य प्रदेश में कृषि एवं उद्यानिकी की भूमिका की व्याख्या कीजिए। अब देखिए मध्य प्रदेश में कृषि में उद्यानिकी का विकास दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। इसका प्रमुख कारण है कि कृषि की जो परंपरागत पद्धतियाँ थी उसमें किसानों को ज़्यादा घाटा हो रहा था, लॉस हो रहा था, जिसके कारण किसान आज किस हो जा रहे हैं, उद्यानिकी कृषि की हो जा रहे हैं, ताकि उनको अधिक से अधिक फायदा हो। और उद्यानिकी कृषि एक बार लगाने पर कई सालों तक उससे उपज का लाभ मिलता है, जबकि जो परंपरागत कृषि जैसे गेहूँ बोते हैं तो उन्हें एक साल ही लाभ मिल पाता है, ठीक है, या जब बोया तो 6 महीने के लिए ही काम रहेगा। फिर इसके बाद जैसे उद्यानिक कृषि लगा दी तो लंबे समय तक उससे लाभ मिलता है उन्हें। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2019, 2020 और 2021 की प्रथम 2 तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। तो भैया इस समय कोरोना के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी रही, दोनों जीडीपी में लगभग माइनस में रही, ठीक है। इस समय बहुत ज़्यादा किसी भी प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ नहीं हो पाई, जिसके कारण देश में ज़्यादातर घाटा गया, ठीक है। और इसमें जो उत्पादन क्रियाएं थी वो लगभग पूरे देश में ठप थी, ठीक है। और इसका जो ये समय अवधि थी इसमें देश में किसी भी प्रकार का नए उद्योग वगैरह स्थापित नहीं हुए, ठीक है। और सकल घरेलू उत्पाद अत्यंत गिरा, केवल कृषि क्षेत्र ही इस समय धनात्मक +3 के आसपास था। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र में मुख्य कमजोरी की व्याख्या कीजिए। अब देखिए मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र कमजोर क्यों है, इसके क्या क्या कारण हैं। तो पहला कारण है मौसम पर निर्भर होना। क्या है, मध्य प्रदेश की कृषि मौसम पर निर्भर है। इसके बाद सिंचाई के साधन अवेलेबल नहीं है, ठीक है, नवीन तकनीकी अवेलेबल नहीं है, परंपरागत कृषि पद्धतियाँ अपनाई जा रही है आज भी, ठीक है। और इसके बाद किसानों में अशिक्षा है, ठीक है, नवीन तकनीकी को खरीदने के लिए किसानों के पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी नहीं है, जो संसाधन है उनको पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, इसलिए मध्य प्रदेश कृषि की मुख्य कमजोरियां हैं। इसके बाद देखिए मुफ्त बिजली के रूप में सब्सिडी से भूजल का क्षय हुआ है, समझाइए। भैया मुफ्त बिजली से जैसे कई राज्यों में सरकार किसानों को मुफ्त में बिजली दे रही है, जिससे सिंचाई भूजल का क्षय हुआ है,
कुछ क्षेत्रों में हुआ है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं लोग, मुफ्त में बिजली भी मिल रही है तो वो ऐसे ही मतलब जो पानी होता है उसका बहुत ज़्यादा दोहन कर रहे हैं। जैसे कई बार तो ऐसा होता है कुछ क्षेत्रों में देखने में आता है कि पानी अच्छा है उस बोरिंग में, तो वो क्या करते हैं उसे नाली में ही छोड़ देते हैं, वेस्टेज ही हो रहा पानी, उसका कोई सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। तो अगर वहीं पे अगर बिल आता तो वो व्यक्ति इस प्रकार का करने से सोचते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से प्रभावित तो बराबर हो रहा है कि मुफ्त कृषि बिजली जो किसानों को दी जा रही है सब्सिडी, उससे प्रभावित हो रही है। पानी का भूजल क्षय गिरता जा रहा है। जैसे आज हम बात करें पंजाब हरियाणा में अत्यधिक किसान क्या कर रहे हैं, भूजल का दोहन कर रहे हैं मुफ्त बिजली मिलने के कारण। अब देखिए अगला जो प्रश्न है हमारा, 3 प्रश्न करना है आपको, 45 नंबर है यहाँ पर। प्रथम प्रश्न इसका, भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के निष्पादन एवं मूल्यांकन कीजिए। अब देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ हैं उनकी क्या क्या भूमिका है। तो भैया सार्वजनिक क्षेत्र की जितनी भी इकाइयाँ हैं वो महत्वपूर्ण इकाइयाँ हैं देश की और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करती है। और जो सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी इकाइयाँ हैं उनके द्वारा ही देश में निर्यात, मतलब देश से अत्यधिक मात्रा में निर्यात किया जा रहा है। उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, ठीक है, और वो जो ज़्यादातर लोगों को रोज़गार प्रदान कर रही है, ठीक है, और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। तो इस प्रकार इसके पॉइंट लिख सकते हैं हम, और मूल्यांकन में लिख सकते हैं कि इनके विकास के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि इनके क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं, या आज वर्तमान में घाटे में क्यों चल रही है, इनका सबसे बड़ा कारण क्या है, ठीक है। इसके ऊपर आप अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट दे सकते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की विवेचना करें अथवा वाला प्रश्न है। तो भैया जो ये अधिनियम है 2013 में है, जिसके तहत ये व्यवस्था की गई कि एक परिवार में 35 किलो तक अनाज मिलेगा, ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो अनाज तक दिया जाएगा दोस्तों। अब देखिए इसमें जो चावल होगा 3 रुपये की दर से दिया जाएगा, गेहूँ 2 रुपये और मोटा अनाज 1 रुपये की दर से मिलेगा, ठीक है। ये जो योजना है ना, इस अभियान के तहत भैया देश की जो शहरी क्षेत्र है 50% जनसंख्या को कवर करता है और ग्रामीण क्षेत्रों में 75% जनसंख्या को कवर करता है। इसके अलावा जो महिलाएं, कुपोषित महिलाएं या कुपोषित बच्चों हैं उनके लिए भी विशेष अभियान है इसमें, और प्रसव सहायता भी की भी व्यवस्था की गई है इसके अंतर्गत। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगारी के प्रमुख कारण बताना है आपको। तो इसके कारण तो जनसंख्या वृद्धि दर है, उद्योगों का विकास ना होना है, कृषि का पिछड़ापन होना है, ठीक है। तो दोनों के अलग अलग पार्ट बनाकर लिख सकते हैं हम कि ग्रामीण क्षेत्रों में मानसून पर कृषि निर्भर है, किसानों को 12 महीने के लिए काम नहीं मिलता है, शहरी क्षेत्रों में उद्योगों का विकास नहीं हुआ है, ठीक है, पलायन अत्यधिक हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि दर हो रही है। तो इन कारणों से भारत में ये सारी समस्याएं लिखा दे, उनके निराकरण के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं वो भी दे सकते हैं, और लास्ट में निष्कर्ष दे सकते हैं। अब देखिए भारत में दूसरी पीढ़ी के सुधारों में उपलब्धियों की विवेचना कीजिए भैया। अब देखिए दूसरी पीढ़ी यहाँ पर से आज से भैया औद्योगिक क्षेत्र में जो दूसरी पीढ़ी, जो दूसरी जनरेशन में सुधार हुए उनकी बात की जा रही है। तो देखिए इसमें जो लक्ष्य रखा गया था 4.7 राजकोषीय घाटा निर्धारित किया गया था, मतलब इससे कम राजकोषीय घाटा रखना है हमें, ठीक है। इसके बाद इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु, मतलब इसमें सुधार तो बहुत अच्छे किए गए थे परंतु उनका वो सभी सुधार कैसे रहे, विफल रहे, उसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं हो पाया। ब्याज दर में कटौती की बात की गई थी यहाँ पर, 10% सरकारी कर्मचारी की संख्या में कटौती की गई, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को बढ़ावा दिया गया, किसानों के लिए 66,000 करोड़ का विशेष पैकेज बनाया गया ऋण के लिए। अब देखिए इसकी असफलता का सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, इसके लिए कोई ठोस नीति नहीं बना पाई सरकार। ठीक है, ये सुधार तो कर दिए पर इनको क्रियान्वयन करवाने के लिए ठोस नीति नहीं बना पाई सरकार, ये सबसे बड़ा कारण था। और इस समय अवधि में जनसंख्या वृद्धि हमारी 7.5%, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। इसके बाद इस समय कई बार सूखा वगैरह भी पड़ा, जिससे भी ये योजना जो लाए थे हम ये असफल हो गई। और लास्ट में आप इसके बारे में निष्कर्ष लिख सकते हैं दोस्तों। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत कौशल विकास के प्रावधानों की विवेचना करना है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम चलाया गया है सरकार के द्वारा, इसमें कौशल विकास के क्या क्या प्रावधान है। तो भैया इसके लिए जो है कौशल विकास कार्यक्रम चलाया गया है मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए। इसके तहत जो यहाँ के युवा हैं 18 वर्ष से 45 वर्ष तक के, उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ठीक है, ताकि वो अपने खुद के उद्योग स्थापित करें और यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले और भारत क्या हो उत्पादन में आत्मनिर्भर बने। इसके लिए कौशल विकास कार्यक्रम चलाया गया और मेक इन इंडिया कार्यक्रम चलाया गया, ठीक है। इसमें सस्ती दरों पर उन्हें भूमि दी जाएगी, कम ब्याज दर पर ऋण मिलेगा, ठीक है, और सभी प्रकार की मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर दिया जाएगा उस क्षेत्र में। इसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न है दोस्तों इसका और वाला, गरीबी आय की असमानता को कम करने के लिए सार्वभौमिक आय कैसे एक उपकरण है। तो देखिए क्या है प्रश्न हमारा, गरीबी
मतलब भारत में गरीबी को समाप्त करने के लिए क्या सभी व्यक्तियों को न्यूनतम बेसिक इनकम चालू कर दिया है सरकार के द्वारा, तो इससे गरीबी समाप्त हो जाएगी। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप दो प्रकार से देंगे। पहले तो इसके पक्ष में तर्क देना है आपको, क्या देना है, पक्ष में तर्क, फिर इसके बाद विपक्ष में तर्क देना है, और फिर लास्ट में निष्कर्ष निकालना है। किस प्रकार से कि भैया सरकार अगर बेसिक इनकम मतलब प्रत्येक व्यक्ति को इतना इतना पैसा दे दे, या मान लीजिए 5,000 रुपये प्रत्येक मंथली मिलने लग जाए सभी नागरिकों को भारत के, तो क्या भारत में गरीबी रेखा समाप्त हो जाएगी? बेसिक इनकम अगर चालू कर दिया है सबके लिए। तो भैया इसके पक्ष में सबसे पहले तो ये तर्क देना है आपको कि हाँ ये बिल्कुल फ़ायदेमंद है कि गरीबी रेखा इससे कम होगी, सुधार होगा, ठीक है। इसके बाद इससे जीवन प्रत्याशा उठेगी उन लोगों की, फिर इसके बाद वो शिक्षा वगैरह प्रोवाइड कर पाएंगे अपने बच्चों को। इसके बाद उन्हें यह पता रहेगा इतना अमाउंट तो उन्हें आना ही है, जो बचा हुआ अमाउंट ही उन्हें प्राप्त करना है, इसके लिए उन्हें कामकाज करना है। इसके बाद देखिए इसके जो दुष्परिणाम होंगे दोस्तों, इससे तो लोग क्या होंगे, मतलब हम बोल सकते हैं कि वो निष्क्रिय होते जाएंगे, मतलब वो सरकार के ऊपर एक भार के रूप में बन जाएंगे, ना कि संसाधन के रूप में। इसके बाद इसका सबसे बड़ा जो विपक्ष में तर्क होगा दोस्तों कि भैया भारत के पास इतने संसाधन नहीं है। आज मान लीजिए आज हम बात करें भारत में, तो मात्र 4 से 5 करोड़ लोग ही टैक्स जमा करते हैं, ठीक है, टैक्स पेयर कम है, और जो भारत की जनसंख्या है वर्तमान में लगभग 135 करोड़ के आसपास हो गई है। तो इतने कम करदाता होने के कारण हम इतनी बड़ी जनसंख्या को मिनिमम इनकम नहीं दे सकते, मतलब कम से कम अमाउंट की व्यवस्था नहीं कर सकते। इसलिए अगर हमारे पास ज़्यादा जनसंख्या अगर होती टैक्स पेयर, तो हम बराबर ये व्यवस्था कर सकते थे, ठीक। इसके बाद अगला तर्क दे सकते हैं आप इसके पक्ष में, विपक्ष में, कि क्या क्या बाधाएं आ सकती इस मिनिमम बेसिक्स इनकम लाने में। भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है, कुछ कह ही नहीं सकते यहाँ पर कि कब बारिश हो जाए कब नहीं हो, तो इसलिए भी कभी किसान अमीर हो जाता तो कभी गरीब हो जाता, कभी एक किसान लाखों रुपए कमा लेता तो कभी बहुत ज़्यादा लॉस में चले जाता है, ठीक है। तो ये भी समस्या है, किसान हो गए। फिर इसके बाद ऐसा कोई हमारे देश में ये डिसाइड नहीं कि इतना पैसा तो हमारे पास प्रतिवर्ष आएगा इसे, ठीक है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो पूर्ण रूप से अभी विकसित नहीं हुई, विकासशील है, जिसके कारण भी कई दोष है, ठीक है। और इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं आप कि नहीं, बेसिक इनकम नहीं दे सकते तो गरीबी दूर करने के लिए हम ठोस योजना बना सकते हैं, केवल इसके अंदर गरीबों को ही शामिल किया जाए दोस्तों। तो इस प्रकार से आप इसके ऊपर आंसर लिख सकते हैं। अब देखिए ये पेपर कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।